हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ कल हमने चर्चा की थी बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी में हमने जो बात आपके साथ बोली थी वो बोली थी कि 37,400 और 37,500 तक बाजार खुलने की कोशिश करेगा और वहाँ पर बाजार जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगता कि शायद वो लेवल तोड़ पाए। और ये भी कहा था कि अगर 37,500 टूटता है तो फिर देखिएगा कि नए दायरे में बाजार चला जाएगा। लेकिन साथ साथ मैंने दूसरी बात आपके साथ बोली थी कि जब भी बाजार इस रेंज में जाएगा तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखेगा। और मैंने आपको बोला था कि सबसे पहली बात कि 36,800 और 36,900 36,800 एंड 36,900 की एक जो मेजर सपोर्ट है वहाँ पर जो है एक्सपायरी करने की कोशिश होगी। और 36,800 टूट गया अगर किसी भी कारण से, हालांकि वो एक अच्छी सपोर्ट है, तो बाजार नीचे की तरफ 36,500 तक भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हुआ वही जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि बाजार ऊपर गए, खुले 37,331 पर खुले, बाजार हाई लगाया 37,397 का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। विद इन फ्यू मिनट्स भी नहीं बोलूँगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स बाजार ऊपर से तुरंत खिसक गए। और कुल मिलाकर एक बार कोशिश तो की थी दिन के दौरान, लेकिन बाजार जो है बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी में तस्वीर थोड़ी सी अलग थी, वो अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ कल के लिए। तो कल के लिए क्या लग रहा है, तो कल के लिए अगर हम चर्चा करें कि कल क्या लग रहा है, तो मैं कल की बात करता हूँ आपसे पहले कि बाजार ने इस रेंज को देखिएगा, ये रेंज, ये बॉक्स जो है सितंबर के महीने का, सितंबर का, जो कि 36,800 के ब्रेकआउट के बाद एक तरफा रैली को इंगित करता है, यानी कि एक तरफा रैली का रेफरेंस देता है। इसका मतलब ये था कि अगर इस रेंज से बाहर बाजार निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। अब उसी तरीके की यहाँ पर भी रेफरेंस मिलता है। सिमिलर तरीके का बॉक्स है, उस बॉक्स के बाहर सिमिलर तरीके से कैंडल्स निकली है। अब इन कैंडल्स के बाद क्या दोबारा से उसी तरीके की रैली होती है, या यहां से बाजार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है? यह है सबसे बड़ा मुद्दा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया था, जिस एरिया में, यानी कि जो अभी 37,000 के पार हो गया है, तो जनरली अभी बॉक्स में से बाहर हो गया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 36,800 जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक तेजी बनी रहेगी। एक तरफा तेजी 37,500 के ऊपर बनेगी। अगर वन साइडेड अगर रैली की बात करें तो जो इस तरीके की जो रैली थी ये 37,500 के बाद ही बनेगी। 37,500 एक अभी रेजिस्टेंस रहेगा। कल भी मुझे लगता है कि 37,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 37,500 के बाद अगर बाजार चला जाता है तो एक तरफा तेजी आप खेल सकते हैं। नीचे की तरफ 36,800। अब बात यह कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात आपके साथ कर ली, तो एक स्पष्ट बात बोल दी जाए तो भैया स्पष्ट बात यह है कि 36,800 नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 37,500। मेरा बायस ये है कि बाजार का रुझान अभी भी नीचे की तरफ रह सकता है, लेकिन मैं तब तक मंदी नहीं सजेस्ट करूंगा जब तक 36,800 यानी कि 36,800 क्रैक नहीं होता है और कम से कम आधे घंटे इसके नीचे ट्रेड नहीं होता है। अगर 36,800 क्रैक हो जाए और आधे घंटे इसमें ट्रेड हो जाए इसके नीचे, तो आप ये समझिएगा कि बाजार क्रैक हो सकता है। दोबारा से जो अभी लो लगे थे 52 वीक्स के जो एवरेज प्राइस है उनके आसपास जा सकता है, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के पास बाजार जा सकता है दोबारा से भी। लेकिन वो तभी जाएगा जब 36,800 वॉयलेट होगा। 36,800 बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, देखिएगा पहले बॉक्स में भी और इस बार भी, दोनों बार जो है इस रेंज के अंदर काम हुआ है। पिछली बार ज़्यादा दिन हुआ था, छोटी कैंडल्स थी, वॉलेटिलिटी कम थी। इस बार कैंडल्स कम है लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप बेस समझ लीजिएगा 36,800, उसके ऊपर तेजी है। बे इंतहा तेजी करनी है आपको 37,500 के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 37,500 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिएगा 38,300 तक
फिर बाजार 37,500 से 3300 तक जा सकता है, जैसे अभी नीचे आया 35,700 से, जब अभी 37,300 तक जो बाजार आया 37,300 तक। ये जो कैंडल्स थी, ये रेड कैंडल, ये सबसे मेन हर्डल थी जो 38,300 से बाजार को गिराते हुए नीचे लेके आई थी 37,000 के ऊपर, और उसके बाद 2-3 ग्रीन कैंडल के बाद फिर गैप डाउन होके नीचे बाजार चला गया था। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है हम एक नैरो रेंज के अंदर ही बाजार को समझते हैं, और 36,800 नीचे की तरफ, 37,500 ऊपर की तरफ। कल के फ्राइडे के सेशन में चांसेस ये हैं कि अगर 36,800 क्रैक होता है, नीचे मंदी खेल लीजिएगा, 37,500 क्रैक होकर ऊपर बाजार आधा 1 घंटा काम करता है, तेज़ी खेल लीजिएगा। अभी मेरा जो बायस है वो इसी तरीके का है कि 37,500 के आसपास अभी शायद सेलिंग ही आपको होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि 37,500 इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं लग रहा है मुझे। अगर 36,800 की बात करें तो मुझे लगता है कि 36,800 टूट सकता है। आप कहोगे कि सर कैसे टूट सकता है, अभी तो कल 2 दिन में तो इतनी भयंकर तेजी हुई है, तो कैसे टूट सकता है? देखिएगा जी, भयंकर तेजी इस वजह से हुई है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग थी, और दूसरी बात क्या थी कि इंटरनेशनली आपको सपोर्ट मिल रही थी। पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट में जबरदस्त तेजी हुई थी उस पीरियड के अंदर, और ओमिक्रॉन की जो है जो सीवियरिटी है उसका डाउट ख़त्म हो गया था। तो वो रीज़न आप मेन मान सकते हैं जिसकी वजह से आपको पुल बैक मिला था। लेकिन हमारी गिरावट का कारण तो वो नहीं था कि ओमिक्रॉन की वजह से ही हम खाली गिर रहे थे, क्योंकि हमारे बाजार पहले ही क्रैक हो गए थे। तो ये जब चीज़ न्यूट्रलाइज होगी तो ये भी हो सकता है कि बाजार डायरेक्शन में नीचे था, 36,800 दोबारा से तोड़ दे, तो इस बात की संभावना अभी भी है। और सबसे खास बात यह है कि अभी जो DIIs है उनके लिए आज एक काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्फ्लोज हैं अक्टूबर के मुकाबले में डबल इन्फ्लोज आए हैं, तो म्यूचुअल फंड्स का पैसा तो आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिएगा DIIs लगातार माल बेचने पे लगे हुए हैं, आज भी बेच रहे हैं, तो उस नज़रिए को भी आप बदल नहीं सकते। तो दोनों एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन मेरा बायस अभी यही है कि क्योंकि जो रैली हुई है वो एक तरफा हुई है, फंडामेंटल्स अभी कोई ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव हो गए। लिक्विडिटी छपी हुई है, बात सही है, लिक्विडिटी बहुत है बाजार में, लेकिन एक बात जो लोग गौर नहीं कर रहे वो ये है कि डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर चल रहा है, और जब डॉलर इंडेक्स में तेज़ी रहती है तो जनरली बाज़ारों के अंदर कमजोरी रहती है, और इंडिया के अंदर इन्फ्लोज जो हैं फ़ौरन से कम हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक मनी है वो अभी बाजार को चला रही है। अगर अभी FIIs ने जिस तरीके से सेलिंग रखी है जारी, क्योंकि कल उन्होंने सेलिंग कम कर दी थी, आज फिर सेलिंग कर दी उन्होंने, अगर किसी भी दिन 3-4 हज़ार करोड़ की FIIs की सेलिंग हो गई तो देखिएगा बाजार दोबारा से 36,800 तोड़ देंगे, जो कि मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो FIIs की सेलिंग का ही है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है, और ऐसा कोई भी कंफर्ट हमारे को अभी तक नहीं आया है इकोनॉमी के अंदर कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये लेवल जरूर से जरूर सस्टेन करेंगे। बस बात यह है कि बाजार पैसे से चलता है और पैसा बाजार में भरपूर है, तो फंडामेंटली जो है चीज़ें अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अगर वो अपने सौदे भैया बदलेंगे तो फिर उस केस में बेशक से उनके पास पैसा हो, अगर वो बेचने पे आएंगे तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर वो बेचने पर आएंगे और ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो यही जो है एक फोकस पॉइंट है। तो मैं आपको बोलूँगा कि FIIs की जो सेलिंग है वो ज़्यादा चिंता का विषय है। चार्ट तो देखिएगा इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस चार्ट की इंप्रूवमेंट में भी हमें जो है विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो बाजार के अंदर एक मजबूत धड़ा है वो लगातार माल बेच रहा है। इस तरीके से अगर हम बात करें कि आज बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में क्या रहा, निफ्टी में स्ट्रेंथ रही। आज निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, और अगर आज की रेंज करें तो 1752 पे खुला और उसके नीचे बंद हुआ है। तो आप जब पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न हैंगिंग मैन पैटर्न है, और हैंगिंग मैन पैटर्न के अंदर एक खास बात होती है कि एक अच्छा अपसाइड या अप एक नीचे अच्छा खासा डाउन साइड दोनों की संभावनाएं बनती है। अब देखिएगा डाउन साइड क्यों बन सकती है, जो मैं बैंक निफ्टी पे भी जो थोड़ा कोशिश व्यू है वो क्यों बना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफा मंदी होगी, लेकिन मैं आपको अपना व्यू आपको बता दूं कि क्यों बना। देखिएगा ये 3 कैंडल्स हैं, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। तो और 17,500 17,600 जब बाजार गिरा था तब भी मैंने बोला था 17,500 600 एक ऐसी रेंज है जहां पर कि बाजार अगर नीचे आया तो बाजार में सीवीआरटी के साथ पेन हो सकता है। अब वही कह रहा हूँ कि अगर 17,600 के पार अगर बाजार जाएगा तो अच्छी तेजी होगी। तो 17,600 अभी भी मेरे लिए हर्डल है। अगर वो हर्डल पार करके बाजार ऊपर जाता है तो ही तेजी बनेगी, अदरवाइज देखिएगा मंदी दोबारा से जो है गहरा सकती है। इस बात की जो है मुझे काफ़ी अच्छी जो है उम्मीद है, और उसका मेन रीज़न है FIIs की सेलिंग।
कुल मिलाकर FIIs के जो शेयर्स हैं उनमें HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, TCS, इन तरीके के शेयर्स में सेलिंग थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रिलायंस में अच्छी तेजी थी। ITC में देखिएगा डीमर्जर से रिलेटेड कुछ खबरें थी, अफवाहें थी, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन वो एक तेजी का मुख्य कारण रहा। लार्सन यानी कि L&T, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस जैसे शेयर्स में आज तेजी रही। अब यहाँ पर देखिएगा ये NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो। अब NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रही है कि भाई साहब बाजार मजबूत था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल भी मजबूत होगा। लेकिन एडवांस डिक्लाइन 2-3 दिन से अच्छा खासा है। और अभी मैं स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स को देख रहा था, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडेक्स हैं वो चार्ट पे काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। लेकिन उसी मजबूती के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर ब्रॉडर इंडेक्स से अगर सहारा नहीं मिला तो इस तरीके की जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में इनमें दोबारा से सेलिंग शुरू हो सकती है। तो आज का सितारा था ITC, और जिसके अंदर अच्छी तेजी थी। और आज देखिएगा निफ्टी को ऊपर करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनरली इसका योगदान इतना होता नहीं है, लेकिन आज देखिएगा 17 पॉइंट का जो है योगदान इसी की तरफ से मिलता हुआ नजर आया। तो रिलायंस के बाद जो दूसरी पार्टी थी आज सबसे मजबूत, वो ITC ही थी। इसका देखिएगा जहाँ कमजोरी थी वहाँ HDFC बैंक के अंदर थी, टाइटन के अंदर नेस्ले और NTPC जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके साथ निफ्टी बैंक के अंदर जो पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि आज निफ्टी बैंक को गिराने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो HDFC बैंक का था। और जनरली ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से FNO में सौदे बने होते हैं उसको नीचे करने के लिए भी शायद इस तरीके की स्थिति आ सकती है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है 36,800 टूट सकता है। उसका एक रीज़न तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि देखिएगा जब बाजार ऊपर से गिर रहे थे, इस बार जब बाजार गिरे ना ऊपर से, उनमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ था। अब जब बाजार चले तो 2 दिन तो ICICI बैंक में अच्छा वॉल्यूम रहा, लेकिन आज ICICI बैंक का वॉल्यूम घट गया, यानी कि आज मेंटेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ऊपरी लेवल्स पर ICICI बैंक में सेलिंग आ रही थी, और जब बाजार में नीचे के प्राइस से तब वॉल्यूम नहीं था, जब नीचे आया तो वॉल्यूम आ गया। इसी तरीके से देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी सेलिंग नहीं रुक रही है, यानी कि खरीदने वाले लगभग 1.5 गुना थे तब भी सेलिंग हो रही है। इसके बाद HDFC बैंक का नॉर्मल वॉल्यूम था जितना रहता है, SBI का वॉल्यूम भी कम था। तो कुल मिलाकर नीचे से खरीदने वाले शायद आज केवल अपनी ऑप्शंस को जो है किनारे लगाने के लिए आतुर थे, और उन्होंने अपने किनारे पे लगा ली होगी आज ऑप्शंस। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस को किनारे लगाने के लिए जो एक एक्स्ट्रा बाइंग थी वो कल हो सकता है सेल होने के लिए बाजार में आ जाए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो आपके साथ जो मैंने बात की 36,800 अगर वहाँ पर सेलिंग आई तो टूट सकती है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा जब तक 36,800 से ऊपर बाजार चल रहा है, मंदी नहीं करनी है, तब तक बाजार तेजी में ही है। 36,800 के नीचे ही बाजार कमज़ोर होंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी के मामले में मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद देखिएगा कैश के अंदर आज 1585 करोड़ की सेलिंग कर दी। कल देखिएगा मुझे क्या लगा था, मैं आपके साथ भी डिस्कस किया था। देखिएगा जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं वो बदल जाएंगे तो मैं भी बदल जाऊँगा। तो जो डेटा फैक्ट्स हैं मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए कल मुझे क्या लगा था, कल मुझे लगा था कि 579 करोड़ की सेलिंग है, यानी कि अब FIIs सेलिंग बंद कर देंगे, क्योंकि बाजार में ऊपर से जिस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदा उसके बाद बाजार को ऊपर किया गया। इसके बाद देखिएगा 7 तारीख को भी इन्होंने सेलिंग की, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये लगातार 2-3 हज़ार 4 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, अब तो यार ये थक ही जाएंगे, अब तो शायद ये सेलिंग ना करे, ये माल खरीदने आ जाएंगे। लेकिन आज फिर सेलिंग कर दी, और मैंने कहा यही मेन रीज़न है, अगर सेलिंग रुकी तो बाजार ऊपर, अगर सेलिंग नहीं रुकी तो मुझे अभी भी सीवियर पेन लग रहा है, क्योंकि अगर 2-3-4 हज़ार, जिस दिन ये 4-5 हज़ार करोड़ बेचने पा जाते हैं उस दिन बाजार क्रैक हो जाता है। तो कुल मिलाकर बाजार एकदम नहीं गिरेंगे। देखिएगा मैंने आपको पहले बोली है, अब बाजार मैच्योर है, बाजार के अंदर जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी या करेक्शन आएगी वो बहुत धीरे धीरे जो है आती है। हालांकि देखिएगा अब 1000 पॉइंट के सेंसेक्स में यानी बैंक निफ्टी में जो मूव्स हैं वो भी एक नॉर्मल मूव्स की तरह काम कर रहे हैं। कभी आप उनको कहोगे कि जो बड़े मूव है, नहीं, अब वो छोटे मूव की कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे तो वो इंडेक्स को 2-2.5% के आसपास होते हैं, और 2-2.5% की वोलेटिलिटी आज के दिनों में बड़ी मामूली सी हो रखी है। हालांकि मैं देखिएगा फिर भी काफ़ी नैरो रेंज में आपके साथ बात की मैंने, क्योंकि बहुत ब्रॉडर रेंज बता दूंगा तो फिर देखिएगा एनालिसिस में आपको जो है कोई क्रक्स जो है नज़र नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ पर इन्होंने आज फिर सेलिंग कर दी, लेकिन DIs ने आज बाइंग की। तो अब DIs की कल बारी, भैया माल खरीद ले, नहीं तो भाई साहब FIs ने अगर कल सेलिंग कर दी तो भैया बाजार को गिरा देंगे फिर। तो कल आप अपनी कमर कस लीजिएगा DIs,
FII से या तो भैया अपना मन बदल लीजिएगा तो बाजार बचेगा, और भैया तुम कल फिर बेचने आओगे तो DIIs रोक सकते हैं तुम्हें। अगर DIIs ने बाइंग बड़ी कर ली तो अगर DIIs की बाइंग इतनी रही ना 782 और FIIs की सेलिंग आज जितनी भी रह गई 1585 भी, तो भैया बाजार कल क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि कल FNO की एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। 9 तारीख को देखिएगा 748 करोड़ भाई साहब इंडेक्स भी बेच दिया। उसके बाद देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिए। तो जनरली भाई ये सब कुछ बेचोगे आप तो क्या होता है, जनरली कमजोरी होती है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होती है। ऐसा देखिए कब हुआ था, 6 तारीख को इन्होंने सोमवार को जो है FIs ने कैश में बेचा, 6 तारीख को इंडेक्स ही बेचा और स्टॉक फ्यूचर ही बेचा। लेकिन देखिए इनका बेचने के बाद 2 दिन बाजार कितने चले, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई जबरदस्त। अब क्या ऐसा कल भी होगा, देखते हैं। मुझे चांसेस अब कम लग रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 37,500 के ऊपर तेजी, 36,800 बेस, बीच में आप जो है मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद पुट कॉल रेशो 16 तारीख की ध्यान रखिएगा 1.26 जो है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर, और अगर वॉल्यूम के बेस पे देखें तो 1.06 बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज पुट कॉल रेशो नीचे आ गई 1 से। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में अभी पुट कॉल रेशो थोड़ी और भी नीचे जा सकती है, यानी कि बैंक निफ्टी में अभी भी पुट राइटर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको अब डर लग रहा है। कल तक मैंने आपको बात बोली थी कि निफ्टी के अंदर तो देखिएगा कॉल अनवाइंडिंग हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं। अब देखिएगा यहीं पर बात करते हैं कि आज कॉल राइटर फिर एग्रेसिव हो गए निफ्टी के अंदर। तो 17,600 में 15,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड कर दिए गए, वहीं पर 17,500 में 33,000 कॉन्टैक्ट। तो यानी कि निफ्टी के अंदर अभी भी 17,500 एक अहम सपोर्ट है। तो 17,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी के अंदर कमजोरी हो सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर 37,000 के ऊपर 26,000 पुट में कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, यानी कि तेजी करने वाले 39,000 कॉन्ट्रैक्ट, 37,000 के ऊपर ही 29,000 कॉल राइटिंग हुई, यानी कि नेक टू नेक 37,000 बिल्कुल नेक टू नेक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ आए तो कॉल राइटिंग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी 37,200, 37,300, 37,400 पे। लेकिन उसी तरीके से नीचे भी आपको नज़र नहीं आएगी। अब 36,800 की जो मेजर स्पोर्ट है वहाँ पे 8,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए और 10,000 का टोटल जो है ओपन इंटरेस्ट है। उससे ज़्यादा तो देखिए 37,200 के ऊपर 12,250 कॉन्टैक्ट आज ऐड कर दिए गए। हालांकि वो 8,000 के सामने 12,250 कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 8,000 के सामने तो 1.5 गुना ही है। फिर 37,500 पे देखेंगे तो 23,000 कॉन्टैक्ट्स हैं टोटलिटी के अंदर और 7,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि ऐसी कोई भी स्पोर्ट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी वॉल्यूम है भी नहीं ज़्यादा, डेटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ऊपर अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो 37,500 शायद बैंक निफ्टी पार ना करें। 36,800 तो कोई मेजर स्पोर्ट नहीं है ऑप्शन चेन में, चार्ट पे तो बहुत अच्छी स्पोर्ट है। तो हो सकता है कल आपको 36,800 भी अगर टूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ऊपर 37,000 तोड़ना शायद अभी मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। और वैसे भी 3 दिन में जो है बाजार पॉजिटिव ही रहा है, तो शायद थोड़ा सा भी वैसे भी सांस लेने का टाइम जो है रहता है। तो कुल मिला के मैंने खुल के जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके साथ व्यक्त किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।